ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विभव प्रवणता ना, विभव प्रवणता नेक्स्ट टॉपिक है आपका। तो विभव प्रवणता है क्या, जैसा कि आपने लिखा कि यहाँ विभव प्रवणता, उसके बाद आ जाता है। तो ये विभव प्रवणता मीन्स ये एक ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे वेग प्रवणता, यानी दूरी के साथ जो बदल रहा है। अगर वेग प्रवणता है तो दूरी के साथ वेग बदल रहा है, विभव प्रवणता इसका मतलब दूरी के साथ विभव बदल रहा है। यानी अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि दूरी के साथ वैद्युत क्षेत्र में, चूंकि विभव है तो क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में ना, किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन के अधिकतम, विभव परिवर्तन के अधिकतम विभव परिवर्तन के अधिकतम दर को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है ना। किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन के अधिकतम दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर क्या होगा, विभव प्रवणता बराबर ये हो जाएगा दूरी के साथ, यानी हो जाएगा ये dv ना, dv अपॉन dr, क्या लिखते हैं, dv अपॉन dr। यहाँ अधिकतम दर तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम। ठीक है ना। अधिकतम दर के विभव प्रवणता विभव परिवर्तन के अधिकतम दर के बराबर होता है। अधिकतम दर को क्या कहते हैं, अधिकतम दर को, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन के अधिकतम दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर ये होगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि एक परिभाषा है, एक नंबर में पूछता है आपसे, मात्रक क्या हो जाएगा, SI मात्रक है आपका ये। ठीक है ना। SI मात्रक ये क्या जाएगा, वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना। क्या लिखते हैं, वोल्ट पर मीटर। ठीक, वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र का। इसका मतलब कि वैद्युत क्षेत्र भी इसको लिखा जा सकता है ना, वैद्युत क्षेत्र भी लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ अब वैद्युत क्षेत्र भी लिखा जा सकता है, तो इसका यूनिट क्या होगी, सॉरी क्या लिख सकते हैं, यूनिट आपने लिखा वोल्ट पर मीटर, तो लिख सकते हैं बीमा। क्या लिख देते हैं, बीमा क्या होगी, या बीमी सूत्र। तो वोल्ट की बीमा क्या होती है, अभी आप ऊपर लिखे थे mL²T-3 A इनवर्स ना, ये आया था। अब वोल्ट का क्या हो गया, L, तो ऊपर ले जाइए, आपका कितना हो जाएगा, ये ऊपर लेके जाएंगे तो ना, ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये एक माइनस हो जाएगा mL/T-3 A इनवर्स। ये हो गया इसकी बीमा। ठीक है ना, ये होगा इसकी बीमा। अब यहाँ क्वेश्चन, ये यहाँ कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन होता है वैद्युत क्षेत्र में विभव प्रवणता में संबंध स्थापित कीजिए या संबंध लिखिए। एक क्वेश्चन यहाँ होता है बेटा ऐसे कि वैद्युत क्षेत्र एवं विभव प्रवणता में संबंध लिखिए। ठीक, एक नंबर का क्वेश्चन होता है, एक नंबर का क्वेश्चन है ये। तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र E होता है, वैद्युत क्षेत्र E ये यानी क्या हो जाएगा, डेल V, विभव प्रवणता नेगेटिव। ठीक है ना। यानी वैद्युत क्षेत्र यहाँ जो होता है दूरी के साथ परिवर्तन हो रहा है, इस नाते नेगेटिव दर कह रहा है कि दूरी बढ़ रही है, दूरी के साथ ये परिवर्तन होगा, तो ये जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र घट रहा है। जैसे कि E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, दूरी के
व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस नाते यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है। तो अभी हमने डेल की बात की वहाँ, तो यहाँ डेल जो होता है यहाँ अपने ये यूनिट से पकड़ सकते हैं कि ये पूरा ई ही है, वैद्युत क्षेत्र ही है, तो ई इक्वल टू इतना। तो तीनों डायमेंशन में डेल के लिए हमने अभी पीछे बताया आपको डेवा लगा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस डेवा वी अपान डेवा एक्स, फिर माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा डेवा वी अपान डेवा वाई प्लस डेवा वी अपान डेवा जेड। ठीक, यही रिलेशन लिख देंगे सिर्फ इतना, तो एक नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, कई बार पूछा गया बोर्ड का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, सिर्फ यहाँ वैद्युत क्षेत्र एवं विभव प्रवणता में संबंध का सूत्र इस फार्मूले से विभव प्रवणता विभव परिवर्तन के अधिकतम दर के बराबर होता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ ये अधिकतम दर ई और ई मतलब वैद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के नेगेटिव यानी ऋणात्मक दर के बराबर हो गया। ठीक है ना, विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के बराबर हो गया। ठीक है ना, चलिए अब बात आ जाती है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है आपका। ठीक है ना, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी। तो ये है क्या, पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी भी आवेश को अनंत से, किसी भी आवेश को अनंत से उसके वर्तमान स्थिति तक, यानी कहीं रखा गया है आवेश को, तो उसको पहले हम मान लेते हैं, लेके चला जाता है कि वो अनंत पे है, तो उसके वर्तमान स्थिति तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वो कार्य जो है उस आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है ना, तो परिभाषा अगर लिखा चाहेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की तो क्या हो जाएगा, किसी आवेश के किसी निकाय को, ठीक है ना, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आप लिखें तो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, एक तरह से है आवेश के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी आवेशों के, परिभाषा लिख रहे हैं आप, आवेशों के आवेशों के निकाय, आवेशों के निकाय, आवेशों का निकाय का मतलब कि दो या दो से अधिक आवेश आ गए तो उसको हम क्या करते हैं, आवेश निकाय। अब यहाँ हम लिखेंगे आवेशों यानी बहुत दो से अधिक, दो या दो से अधिक निकाय आवेश आ गए, इस नाते निकाय आ गया। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से उसके या उनके, अनंत से उनके वर्तमान स्थिति तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल के विरुद्ध किया जाता है, वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल के विरुद्ध किया जाता है। ठीक, वैद्युत बल विरुद्ध किया जाता है, इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल यू, बड़े यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा
की परिभाषा है। अब हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे कि कैसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना होती है। ठीक, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना यानी इसको हम कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं, कैसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना। क्या लिखेंगे हम, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना। ठीक, यहाँ मान लेते हैं कि ये दो बिंदु आवेश निकाय है। ठीक, ए बी दो बिंदु आवेश निकाय है। यहाँ पे आवेश Q1 है, यहाँ पे आवेश Q2 है। ठीक, दो बिंदु आवेश निकाय है, ठीक है ना। यहाँ दो बिंदु निकाय आवेश है, माना ए बी दो बिंदु आवेश निकाय है। ए बी दो बिंदु आवेश निकाय है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक, पूरा कंप्लीट नोट्स है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप देखते रहिए वीडियो से, मतलब फिर आप नोट्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप उसका क्लिक कर लीजिए, उससे भी बना रहेगा आपका। माना ए बी दो बिंदु आवेश निकाय है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब हम करते हैं कि पहले बिंदु ए पर विभव निकाल लेते हैं। बिंदु ए पर विभव, ठीक, बिंदु ए पर विभव निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, बिंदु ए पे विभव निकालेंगे। बिंदु ए पे विभव निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले आवेश Q1 को हम मान लेते हैं कि अनंत से बिंदु ए तक लाने में ना, आवेश Q1 को अनंत से, सिंबल बन जाएगा, अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, मान लेते हैं ये W1 है। तो यहाँ पे कोई आवेश नहीं था, बिंदु ए पे कोई आवेश नहीं है, तो क्या कोई विभव होगा, नहीं होगा। इसका मतलब कि विभव नहीं होगा तो उसको लाने में भी कोई वर्क बहुत ज़्यादा नहीं करना होगा जब आवेश ही नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या होगा, W क्या पाते हैं, Q इंटू V, तो यहाँ V 0 हो जाएगा। जब V 0 हो जाएगा तो वर्क क्या हो जाएगा, 0। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी बेटा, 0। ठीक है ना, ये वैल्यू 0 हो गई। अब कंडीशन ये है कि आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव आप निकाल, चूंकि B पे भी विभव निकालना होगा तो पहले हम लिख देते हैं आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव। बिंदु B पर विभव ये मान लेते हैं क्या है, V1। V1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या हो जाएगा, Q अपान, अगर इनके बीच की डिस्टेंस हम R मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, R। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, R। इनके बीच का ये डिस्टेंस है, यहाँ मान लेते हैं ये डिस्टेंस R है यहाँ तक का, तो हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। किसके, Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, Q1 के कारण बिंदु B पर विभव आ जाएगा। अब Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं, Q2 आवेश को अनंत से सिर्फ ये परिभाषा के ऊपर डिपेंड है, परिभाषा दिमाग में रहे, बाकी सारा डेरिवेशन कर लेंगे आप।
Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक ये इधर है आपका, उधर बताया गया है, बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य यानी W2, क्या लिखेंगे हम, W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 अनंत से, अब वहाँ विभव कुछ है, V1 विभव है, तो क्या हो जाएगा QV, यानी Q2 V1 ना, Q2 V1 हो जाएगा, Q2 V1 यानी Q2 V1 या Q2 की V1 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, की हवा में निकाय है, अगर किसी माध्यम में होगा तो यहाँ पर अब अभितांक भी लग जाएगा आपका, ठीक है ना। अब ये आ गया तो ये Q2 सी में जुड़ जाएगा, यानी आ जाएगा Q1 Q2 अपान R, ये आ गया आपका W2, यानी बिंदु B पर Q2 आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य आ गया। अतः दो आवेश निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अतः क्या हो जाएगा बेटा, दो बिंदु आवेश निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू W1 प्लस W2, W1 0 है, W2 आ गया आपका ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R, ठीक, यानी लिख सकते हैं आप, कितना हो जाएगा U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 अपान R, ये हो गया दो बिंदु आवेश निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ गई। ठीक इसी तरह से तीन बिंदु आवेश निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। तीन बिंदु आवेश के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो इसका डेरिवेशन देता नहीं है, सिर्फ इस पर न्यूमेरिकल देता है, ठीक है ना, तो क्या देता है न्यूमेरिकल, लेकिन न्यूमेरिकल तभी लगा पाएंगे जब ये डेरिवेशन आपको पता हो, जब आपको ये डेरिवेशन पता हो। तो इसी तरह से तीन बिंदु आवेश के कारण विभव भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, उधर आप नोट करते रहिए, तब तक हम इधर बना देते हैं आपका तीन बिंदु आवेश निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अरे यार स्थितिज ऊर्जा तो आप में भी है, क्योंकि जहाँ सोए हो सोए वीडियो देख रहे हो तो देखते ही रहोगे, ठीक है ना। तो वो आप में भी काइनेमेटिक यानी मैकेनिक्स के कारण, अगर भौतिक विज्ञान में एक मैकेनिक्स भी है, भौतिक विज्ञान की एक शाखा, उसमें आप स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा पढ़े हैं, या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वहाँ स्थितिज ऊर्जा यानी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आप भी लेके बैठे देखते हो वीडियो, तो आपके पास भी स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है ना। अब यहाँ हम देखेंगे तीन बिंदु आवेश, तीन आवेश निकाय के कारण, तीन आवेश तीन बिंदु आवेश, तीन बिंदु आवेश के, तीन बिंदु आवेश के, तीन बिंदु आवेश निकायों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तीन बिंदु आवेशों, ऐसे लिख देते हैं, तीन बिंदु आवेशों की वैद्युत स्थितिज
ऊर्जा। तीन बिंदु आवेश कैसे होंगे, कोई ट्रायंगल बना लेते हैं, कैसा होगा, ये मान लो ये ट्रायंगल है यानी त्रिभुज, ठीक है ना, इस तरह का। अब एक आवेश यहाँ रख देते हैं बेटा, एक आवेश यहाँ रख देते हैं, एक आवेश यहाँ रख देते हैं ना, यहाँ मान लेते हैं Q1 है, यहाँ मान लेते हैं Q2 है, यहाँ मान लेते हैं Q3 है ना। अब सबका पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं, इनके बीच जो है R12 है, इनके बीच R23 है और इनके बीच R13 है, ठीक है ना। सबका ये पोजीशन वेक्टर है, क्या है, सबका ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना, सबका ये पोजीशन वेक्टर है। तो इस पोजीशन वेक्टर के कारण, इस पोजीशन वेक्टर के कारण अब हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको सबसे दूरी चाहिए। जैसे उसमें दो बिंदु आवेश के कारण आपने देखा कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो यहाँ सेम उसी तरह से लिखेंगे कि Q1 आवेश को अनंत पे मान लेते हैं ना, Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा W1, ये तो शून्य ही होगा, जैसे उसमें शून्य था, क्योंकि विभव 0 है, तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा, विभव 0 होगा, ठीक है ना। अब Q1 आवेश के कारण ऐसे नाम लिख देते हैं, नाम तो लिखेंगे, आप लोग कहेंगे सर नाम लिखे नहीं है, ABC कर रहे हैं, झूठे मूठ का हम लोगों को बता रहे हैं, ऐसा नहीं बेटा, छूट गया है, ठीक है ना, नोट कर लो आप। तो बिंदु A पर बिंदु आवेश Q1 को पहले अनंत पे मान लेते हैं, अनंत से बिंदु A तक लाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई विभव नहीं होता, तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग B 0 होगा, इस नाते W 0 हो जाएगा। अब Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव निकाल लेते हैं ना, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, वो क्या हो जाएगा बेटा, बिंदु B पर विभव यानी V1 उसी तरह से जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, क्या हो जाएगा Q1/R12, क्या हो जाएगा Q1/R12, ठीक है ना, Q1/R12। अब Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2। बेटा लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, बट लंबा नहीं करेंगे तो कोर्स पूरा होने का उम्मीद नहीं है समय के अकॉर्डिंग, इस नाते बोर्ड को देखते हुए थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा W2, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा Q2 V1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो Q2 V1 यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा Q1 ठीक। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आवेश Q1 और Q2 के कारण बिंदु C पर विभव, ठीक। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ Q1 भी आ गया, Q2 आ गया, तो Q2 के कारण यहाँ विभव, Q2 के कारण यहाँ विभव और Q1 के कारण वहाँ बिंदु B पे विभव, ठीक। अब Q2 के कारण
बिंदु सी पर विभव, बिंदु सी पर विभव, बिंदु सी पे विभव क्या हो जाएगा, यानी वहाँ हम लिख देते हैं Q1 और Q2, तो V12 पहले आवेश के कारण, दूसरे आवेश के कारण विभव, ठीक है ना। तो सबका विभव अलग अलग होगा ना, यानी 1/4πε0 सब में कॉमन ही होगा। ये बच जाएगा Q1 के कारण जो विभव होगा ये हो जाएगा ये इसके कारण, तो Q1/R13 प्लस Q2/R23, ये डिस्टेंस R23, ठीक है ना। ये आ गया विभव आपका, ठीक है। अब नाउ Q2 को अब फिर क्या करेंगे, अब वहाँ विभव निकाल लिया, फिर Q2 को भी Q3 को भी हम अनंत पे मान लेंगे, अनंत से बिंदु सी तक लाने में किया गया कार्य जैसे बाकी लोगों को लिया गया। अब पुनः Q3 आवेश को अनंत से बिंदु सी तक लाने में किया गया कार्य, ये क्या हो जाएगा W3 क्या हो जाएगा, ये Q3 V12 ना, Q3 V12, तो सबकी वैल्यू V12 इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा Q3/4πε0, ये सब में कॉमन है, ये वाली वैल्यू, बाकी सब वैसे के तैसे है, लिख देते हैं। क्या हो जाएगा Q1/R13 प्लस Q2/R23, ठीक। चलिए ये W3 आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपका W3 आ रहा है बेटा, तो W3 इसके बाद क्या मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, अंदर क्या मिल जाएगा, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ के बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं, ये हो जाएगा W3 इक्वल टू यानी 1/4πε0 Q1 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा Q1 Q3/R13 प्लस यहाँ हो जाएगा Q2 Q3/R23, ठीक है ना। अतः निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर, ठीक है ना, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3, तो ये W1 तो 0 हो गया, W2 कुछ आया है, क्या आया बेटा, ये आया है आपका ना 1/4πε0, सब में से कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसको भी जोड़ना है तो पहले से हम कॉमन बना लेते हैं, ठीक है ना, पहले से कॉमन बना लेते हैं। तो ये बच जाएगा आपका कितना, ये आ गया Q1 Q2, यानी हो जाएगा Q1 Q2, ये देखिए यहाँ पे Q1 Q2, ये W2 है, W2 की वैल्यू पुट की जा रही है, ये यहाँ भी था, इसमें भी था, क्योंकि ये इसमें कॉमन है, इसमें और इसमें भी यहाँ से कॉमन है, इस नाते मैंने पहले से कॉमन बना लिया, एक लाइन 60 हो जाएगा, यहाँ बच गया R12, बाकी ये बच जाएगा प्लस Q1 Q3, ठीक है ना, Q1 Q3, ठीक, Q1 Q3 अपान R13 प्लस क्या हो जाएगा, इधर थोड़ा सीरीज कर देते हैं हम, ये लिख देते हैं ये वैल्यू Q2 Q3/R23, ये हो गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी ये 0 हटा देते हैं तो क्या बच जाएगा 1/4πε0, ठीक, ये होगा आपका Q1 Q2/R12 प्लस Q1 Q3/R13 प्लस
Q2 Q3 अपान R23, ठीक। ये हो गया तीन बिंदु आवेशों आवेश निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। यह आपका आ गया तीन बिंदु आवेश के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यहाँ यानी देखिए कैसे लिखा गया है, Q1 Q2 अपान R12, फिर आ गया है Q1 Q3। यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है क्या है, Q1 13, ठीक। फिर इसके कारण क्या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपका ये हो गया ना, ठीक। यहाँ पे Q1 Q2 ये, फिर Q1 Q3 हो गया, फिर Q2 Q3 हो गया, ठीक है ना। Q1 Q2 अपान R13, Q1 Q3 R13 और Q2 Q3 R13। ये तीन बिंदु निकाय यानी ट्रायंगल के किसी शीर्ष पे, त्रिभुज के किसी शीर्ष पे तीन बिंदु आवेश रखे गए हैं, तो उनके द्वारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी ये होगा। इस पे डेरिवेशन नहीं, न्यूमेरिकल पूछता है आपसे, न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है ना, आंकिक प्रश्न। इस नाते अगर ये डेरिवेशन जानते रहेंगे तभी आप निकाल पाते हैं, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग या तो इस पे डायरेक्ट फार्मूला आपको लग रहे तो वहाँ रख सकते हैं, लेकिन यहाँ निकालने के लिए ऐसे बारी बारी से कर लेंगे तो यहाँ आप जोड़ सकते हैं, ठीक। या तो ये फार्मूला याद रहे तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब न्यूमेरिकल होगा इसी पे, ठीक है ना। अगले टॉपिक पे न्यूमेरिकल होगा यहाँ पे, क्योंकि लेक्चर बड़ा लंबा होता जा रहा है, तो एक घंटे आप देख नहीं पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं तो दिक्कत होने लगती है, और खींचना पड़ रहा है मुझे इस नाते कि बोर्ड के पहले, ताकि रिवीजन भी हो जाए 1 महीना पहले, इस नाते ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तब तक के लिए जो है आज के लिए इतना। अब इसी पे न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में होगा, तब तक के लिए आप करते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है ना।